शक्तिमान। हम भी चले तुम भी चलो, चलता रहे कारवां, हो जिंदगी हर खुशनुमा, सुखमय बने सारा जहां, सारा जहां, सारा जहां। We are the wings of Brahma Kumaris. We are the wings of Brahma Kumaris. We are the wings of Brahma Kumaris. नमस्कार, ओम शांति। विंग्स ऑफ ब्रह्मा कुमारीज के इस एपिसोड में एक बार फिर से आपका तहे दिल से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं हार्ट प्रॉब्लम्स के बारे में। हम देखते हैं कि डे बाय डे हार्ट प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही हैं। हम एज ग्रुप की भी बात करते हैं तो देखते हैं कि बच्चों में, यंगस्टर्स में ये प्रॉब्लम और भी ज़्यादा बढ़ रही है। तो आज के एपिसोड में हम जानेंगे कि क्या इसके रीजंस हैं, क्यों ये बढ़ती जा रही हैं और इसको हम कैसे क्योर कर सकते हैं। क्या इसका क्योर हमारे हाथ में पॉसिबल है? इसी विषय पर चर्चा करने के लिए एक बार फिर से हमारे बीच में मौजूद हैं डॉक्टर मोहित गुप्ता। आप एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ कार्डियोलॉजी हैं, गोविंद वल्लभ पंत हॉस्पिटल, दिल्ली में। आपका एक बार फिर से आज के इस एपिसोड में तहे दिल से स्वागत है। नमस्कार। हम हार्ट की बात करते हैं क्योंकि आप हार्ट स्पेशलिस्ट हैं और हम देखते हैं कि हार्ट की प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। आज से 30-40 साल पहले हम देखते थे कि ये प्रॉब्लम्स इतनी नहीं थी, लेकिन डे बाय डे ये बढ़ती जा रही है। व्हाट आर द रीजंस फॉर इट? आज के इस संसार के अंदर, आज के इस युग के अंदर जो हार्ट की अलग अलग प्रकार की बीमारियां हैं, जिसके अंदर ब्लॉकेज लीजिए आर्टरीज की, जिसको हम कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ बोलते हैं, या ब्लड प्रेशर, उक्त रक्तचाप जो होता है, ये बीमारियां और अलग अलग प्रकार की और विभिन्न, ये काफ़ी ज़्यादा एक एपिडेमिक का रूप आज ले चुकी हैं। और इस एपिडेमिक का रूप अब एक ग्लोबल पेंडेमिक के रूप में आता चला जा रहा है। और आप बिलीव नहीं कर सकते कि हमारा अपना देश जो है, हमारा हिंदुस्तान, ये इट विल बी वर्ल्ड लीडर इन हार्ट डिजीजेस बाय द ईयर 2040। इतनी प्रॉब्लम जो है ये बढ़ती चली जा रही है। और ये इसका कारण आप देखेंगे ना, तो ये हमारा मॉडर्निज्म, हमारा लाइफस्टाइल है जी। ये इन बीमारियों को आज लाइफस्टाइल का एक रूप माना गया है। दीज आर ऑल क्लब्ड, इन सब को इकट्ठे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स के रूप में क्लब किया गया है। चाहे हाइपरटेंशन हो, चाहे डायबिटीज हो, चाहे ब्लॉकेजेस हो हमारी आर्टरी के अंदर, और अलग अलग प्रकार की बीमारियां ये इसके अंदर आती हैं। स्मोकिंग जो है एक बहुत मेजर कॉज होता है इन बीमारियों का, ब्लॉकेजेस का, खासकर हार्ट के अंदर एक नंबर 1 लीडिंग कॉज माना गया है। स्मोकिंग के साथ साथ जो दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट कारण है वो है हमारा खान पीन। खाने पीने का जो हमारा बदपरहेजी होती है, मॉडर्न जो हमारी डाइट होती है, जिसमें ट्रांस फैट्स हैं, तली हुई चीज़ें, उन तली हुई चीज़ों को दोबारा तलना, इस प्रकार की अलग अलग चीज़ें, जिसके बारे में हम और आपको आगे बताएंगे। तो ये चीज़ें भी, एक ऑयली फूड जो है, मीठा फूड, ये हाई कोलेस्ट्रॉल मात्रा वाला फूड है, ये एक दूसरा बहुत इम्पॉर्टेंट कारण माना गया है। लेकिन आप हैरान होंगे जानकर कि आज तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट जो कारण है, 3rd नंबर पर जो आता है, जो साइंस कहती है कि हमारा तनाव, हमारा स्ट्रेस, हमारा प्रेजेंट लाइफस्टाइल है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटरी कॉज है हार्ट अटैक की बीमारियों के लिए इन पर्टिकुलर, जिसको उन्होंने एक बड़ी मेजर जर्नल है, लैंसेट के नाम से आती है, जिसमें उन्होंने प्रूव किया, करीब 52,000 पेशेंट्स लेकर उन्होंने दिखाया गया कि आफ्टर स्मोकिंग एंड डायबिटीज जो है और खाना पीना, ये स्ट्रेस जो है हमारे बीमारियों का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है। तो कहीं ना कहीं हमने अपने आप को तो स्मार्ट बना लिया, या हमारे इंडिविजुअल्स जो हैं वो बहुत मॉडर्न तो हो गए, भौतिकता से हमारी जिंदगी परिपूर्ण तो हो गई, लेकिन हमारे अंदर से जो नेचुरल हमारा सेल्फ था वो खत्म हो गया है। तो मतलब जो हमारे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं उसकी वजह से ये सब होता है। बिल्कुल, आप स्मोकिंग को लीजिए, स्मोकिंग इज अ लाइफस्टाइल प्रॉब्लम। आज स्मोकिंग को एक टैग माना गया है। लोग, आजकल की यूथ जनरेशन, यंग जनरेशन, और यंग जनरेशन में भी आप देखेंगे फीमेल जनरेशन, यंग बच्चियां जो होती हैं, उनको हम अक्सर देखते हैं। इज इट कि दे एंजॉय स्मोकिंग, और आप देखेंगे कि इट इज आल्सो इमर्जिंग एज अ फैशन। इसको फैशन की तरह भी लोग फैशन की तरह ले रहे हैं। वो समझते हैं कि वी बिकम मोर एफ्लुएंट या वी बिकम मोर प्रेजेंटेबल इन द सोसाइटी अगर हम ऐसी हैबिट्स को लेते हैं। और एक्चुअल मान्यता, एक्चुअल तरीका ये नहीं है।
वो ये नहीं जानते कि स्मोकिंग का पहला कश भी अगर वो लेते हैं तो वो कैंसरस हो सकता है। उसके अंदर 22,000 ऐसे तत्व होते हैं जो कि कार्सिनोजेनिक हो सकते हैं, जो आपको कैंसर भी कर सकते हैं, और हार्ट के लिए पहला कश ही जो है वो उसको नेगेटिविटी की तरफ यानी बीमारी की तरफ एकदम खींच लेता है। इसी तरह आप डायबिटीज को लीजिए। डायबिटीज जो है आज एक अगेन एपिडेमिक का रूप ले चुकी है और इतनी बढ़ चुकी है कि ये आप बिलीव नहीं करेंगे कि जो व्यक्तियों को, जिन मरीजों को डायबिटीज होती है, उनको हम हार्ट का पेशेंट ही मानते हैं। अगर उनको कोई हार्ट की अंडरलाइंग बीमारी ना भी हो, लेकिन उनको इसी रूप से ट्रीट किया जाता है कि ये बहुत हाई रिस्क पर हैं हार्ट की बीमारियां डेवलप करने के लिए जी। तो उसको कंट्रोल करना बहुत इम्पोर्टेंट है। इसी तरह आप देखेंगे कि फास्ट फूड्स खाना, बर्गर्स हैं, पिज़्ज़ाज हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, या तली हुई चीज़ें हैं, या जिसको आज एक संज्ञा कही जाती है काउच पोटैटोज, यानी बच्चे जो हैं आजकल टेलीविज़न है, हाथ में बर्गर, पिज़्ज़ा या आपके फ्रेंच फ्राइज होंगे या आलू के वेफर्स होंगे, वो खाना है और टेलीविज़न देखना है। तो ये चीज़ हमारे लाइफस्टाइल को कहीं ना कहीं ख़त्म करती चली जा रही है। मैं आपसे ही पूछना चाहूँगा, या मैं अगर अपनी ज़िंदगी को भी देखूँ कि आज से 30 से 40 साल पहले ऐसा कुछ भी यहाँ पर नहीं होता था। हमारे लिए जो एंजॉयमेंट होता था वो हम लोग बाहर जाते थे, नेचुरल स्पोर्ट्स खेलते थे, रिक्रिएशन एक्टिविटीज होती थी, हमारी शारीरिक एक्सरसाइज भी होती थी। आज वो खत्म हो चुकी है। आई थिंक आज के टाइम में सबको ये अवेयरनेस भी है कि ये चीज़ मेरे लिए ठीक नहीं है। मुझे मालूम है कि इसको खाने से मेरी सेहत पे असर आएगा, और फिर भी मैं उसको खा रही हूँ या खा रहा हूँ। सो व्हाट इज द प्रॉब्लम इन मी देन? प्रॉब्लम क्यों है? प्रॉब्लम है हमारे मन के अंदर। मालूम हमें है, और ऐसा नहीं कहना कि ऑयली खाना खराब है। मैं ये नहीं कहता कि आप बिल्कुल बंद कर दीजिए, उबला हुआ केवल खाना खाइए, ऐसा नहीं। आप सब लीजिए, लेकिन बैलेंस रखना बहुत जरूरी है। चाहते हैं कि हमारी बॉडी पर नहीं लगे तो उतना उचित व्यायाम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। या अगर एक बारी हम हैवी भोजन खा लेते हैं तो दूसरी बारी उसको बैलेंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है लाइट डाइट से। तो सब चीजें हमारी सोच पर है। और अक्सर क्या होता है कि हम लोगों को आजकल ज्ञान भी नहीं होता है। हम लोग समझेंगे कि भाई अब एक ऑयल का फैशन आया तो हमें वही ऑयल खाते चले जाना है। ऐसा नहीं है, इसके बारे में भी और आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले बहुत जरूरी है कि हम अपने लाइफस्टाइल को, आज एक एक व्यक्ति जो सुन रहा है वो इंट्रोस्पेक्ट करे कि जो 3 सबसे पहले हमने बातें करी, स्मोकिंग, डायबिटीज और खाना पीना, और उसके बाद चौथा जो है तनाव आता है, इनमें से कोई चीज हमारे पास है? मैं समझता हूँ तनाव तो आज सबके जीवन का एक अभिन्न अंग बन चुका है, उसके बारे में हम और बात करते हैं। लेकिन इन तीनों को भी हम कहाँ मॉडिफाई कर सकते हैं। आज हार्ट की बीमारियां एपिडेमिक का रूप ले चुकी हैं। जैसे आप बता रहे हैं ईटिंग हैबिट्स के बारे में आपने बताया, लेकिन कई बार हम ऐसा भी देखते हैं कि ईटिंग हैबिट्स बिल्कुल ठीक है, उसके बावजूद भी हार्ट अटैक हो गया। बिल्कुल, बहुत बारी होता है कि कई लोग डाइट उनका बिल्कुल परफेक्ट होता है या नियर परफेक्ट होता है, और अगर अदरवाइज भी देखा जाए तो कोई और रिस्क फैक्टर भी नहीं होता, तो ऐसी जगह 2 या 3 चीजें और भी कार्यरत होती हैं। आपको ऐसे मरीजों को हमें पूछना चाहिए कि कहीं जेनेटिकली यानी जीन्स के द्वारा फैमिली में तो हार्ट डिजीज रन नहीं कर रही। कई बारी क्या होता है कि कई मरीजों को कोई और फैक्टर नहीं होता, लेकिन उनके फैमिलीज के अंदर जेनेटिक बनावट के कारण ही उनको हार्ट अटैक या ऐसी बीमारियां आ सकती हैं। खासकर हाइपरटेंशन की बीमारी जो है 90% केसेस के अंदर जीन्स में रन करती है। इसी तरह कोरोनरी आर्टरी डिजीज को भी हम लें, जो हमारी नाड़ियों के अंदर रुकावट आती है, वो भी फैमिलीज के अंदर बहुत कॉमनली रन करती है। बट कई सिचुएशन ऐसी भी होती हैं कि फैमिलीज के अंदर भी रन नहीं करती, और भी कोई ज्यादा रिस्क फैक्टर नहीं होता। तो ऐसी जगह पर हम देखेंगे, और हम आजकल देख रहे हैं कि यूथ्स के अंदर ये बीमारियां बहुत बढ़ती चली जा रही हैं। उसके अंदर कहीं ना कहीं स्ट्रेस, तनाव एक्सट्रीम लेवल का ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हार्ट की ब्लॉकेजेस के अंदर भी और ब्लड प्रेशर की बीमारी के अंदर भी। मैं आपको एक बड़ी प्रैक्टिकल सी एग्जांपल बताता हूँ कि अभी रिसेंटली ही हम एक स्टडी भी स्टार्ट किया, जिसमें हम लोग देख रहे हैं कि 30 साल से कम उम्र के जो बच्चे आते हैं, जिनको हम लोग ऑपरेट करते हैं हार्ट अटैक की बीमारी के लिए, उनके अंदर अगर और नॉर्मल रिस्क फैक्टर नहीं है तो क्या और स्ट्रेस का कोई ऐसा रिस्क फैक्टर है जो उनको ऐसी बीमारी के कगार पर लाकर खड़ा कर देता है, या बीमारी उनके अंदर उनको प्रेजेंट कराती है? हम देखते हैं कि नेचुरली उनके अंदर बहुत ज्यादा है। आजकल इतना सिवियर लेवल ऑफ स्ट्रेस है। अभी रिसेंटली हमने एक पेशेंट को ऑपरेट किया, यंग लड़का था 31 ईयर्स का, और हमने देखा कि ना वो स्मोकिंग करता है, ना उसको शुगर है, ना उनकी फैमिली के अंदर कोई बीमारी है। लेकिन हमने जब उनको और डीपली इंट्रोस्पेक्ट किया तो कहीं ना कहीं फैमिली में स्ट्रेस बहुत चल रहा है, और इतना एक्सट्रीम लेवल का स्ट्रेस फैमिली के अंदर चल रहा है
जो कपल कर 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 उसकी सोच जो है उसको इस लेवल तक ले आई। जी। अब उसको 100% एसोसिएट करना तो मुश्किल है, लेकिन आज बहुत इम्पोर्टेंट है कि इन चीज़ों को भी हमें टारगेट करना चाहिए। जी, लेकिन उसके बावजूद भी क्या करते हैं हम, जब तक हमें कुछ सिम्टम्स नज़र नहीं आते हैं तब तक हम अपने शरीर को बहुत ज़्यादा खराब करते चले जाते हैं। हम ये सोचते नहीं कुछ नहीं हो रहा है। ईटिंग हैबिट्स भी ख़राब कर रहे हैं, जैसे कि आपने बताया, स्ट्रेस भी हम ले रहे हैं और तब तक लेते चले जाते हैं जब हमें लगता है कि नहीं कुछ नहीं वाला, लाइफ जो है ऐसे ही चलने वाली है। देखिए, इसको बहुत सुंदर रूप से किसी ने कहा है कि ज़िंदगी के पहले भाग में मनुष्य पैसा कमाता है और अपने स्वास्थ्य को खो देता है। yes. और जिंदगी के दूसरे भाग में अपने खोए हुए स्वास्थ्य को, कमाए हुए पैसे को उसको रीगेन करने के लिए खर्च करता है। तो इसको अगर हम अर्थ लें तो अर्न करना, मॉडर्निज्म ने हमें क्या दिया है? हमें सब मटेरियलिस्टिक साधन दिए हैं, यूज करिए, उनको अब्यूज मत करिए। आज हम लोग सब चीज़ों का, संसाधनों का अब्यूज कर रहे हैं। जब अब्यूज हम स्टार्ट कर देते हैं तो वो हमारे ऊपर बीमारी का रूप ले लेता है। जी। ऐसा नहीं खेलना इम्पोर्टेंट नहीं है, खेलना बहुत इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं खाना इम्पोर्टेंट नहीं है, खाना बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा खाना भी इम्पोर्टेंट है, तला हुआ खाना भी बहुत ज़रूरी है, एंजॉय करना ज़रूरी है, चॉकलेट खाइए, आइसक्रीम खाइए, लेकिन अगर हम उसको अपने लाइफस्टाइल में ऐसा ढाल लें कि जो हम कर रहे हैं उतनी कैलोरीज को हम बर्न कर रहे हैं, तो हमको ये बीमारी का रूप नहीं लेगी। और खुश रहकर खाइए। आजकल व्यक्ति जो है, मैंने एक स्टडी ये भी शो करती है कि कई लोग स्ट्रेस में रहकर खाते हैं। जब स्ट्रेस में रहकर व्यक्ति खाता है तो वो भोजन जो है वो उसको पौष्टिक भोजन के रूप में कार्य नहीं करेगा, वो उसकी नाड़ियों को हार्म करेगा, उसके बॉडी को बहुत नुकसान पहुंचाता है। हाँ, आपने खाने पीने की भी बात की तो अक्सर करके हम यही देखते हैं कि टेबल पे बैठे होंगे, हम बात कर रहे हैं, मोबाइल फ़ोन एक हाथ में है और खाना भी जैसे हम खा नहीं रहे हैं, उसको फटाफट जो है एक खाना पूर्ति करते हैं, निगलते हैं उस चीज़ को, और दूसरी तरफ हमारा बिजनेस भी चल रहा है, तो आई थिंक खाने पर भी हमारा ध्यान नहीं रहता है। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। आज से करीब 50-60 साल पहले आप देखिए, पहले कुछ साल पहले भी आप, दशक पहले भी आप देखिए, लोग आराम से बैठकर खाना खाते थे। कोई मोबाइल फ़ोन का तो नाम ही नहीं होता था। घर वाला फ़ोन भी कभी बज जाए तो बज जाता था। टेलीविज़न वगैरह कभी भी खाने के टाइम पे आप देखेंगे कभी नहीं बजता था, कभी भी टेलीविज़न ऑन नहीं रहता था। आराम से बैठकर भोजन को एंजॉय करते थे, क्योंकि भोजन को जितना आराम से खाया जाए, जितना ज़्यादा उसको च्यू किया जाए, उसको चबाया जाए, उतना ईजिली वो डाइजेस्ट हो जाता है और आप उसको एंजॉय करिए। आजकल भोजन ना बनाते हुए हम याद करते हैं परमात्मा को, ना खाते हुए याद करते हैं, ना उसको धन्यवाद करते हैं। कई लोग इसको आजकल फिर भी करते हैं, लेकिन 90% ऑफ द पॉपुलेशन वो इसको नहीं करती। बहुत इंपॉर्टेंट है जब हम भोजन को ग्रहण करें, साथ में बैठकर करें, फैमिली के साथ खाएं। 5 मिनट बिजनेस को हम बंद कर सकते हैं, अनटिल अनलेस कोई ऐसी अर्जेंट बात हो। टेलीविजन को हम बंद रखें, भोजन को परमात्मा की याद में सहज रूप से च्यू करते हुए यथार्थ रूप से हम उसको खाएं। तो वो भोजन जो है ना, थोड़े ही भोजन में आपका पेट भी भरेगा, क्योंकि जितना ज़्यादा च्यू करेंगे उतना सैटिस्फैक्शन जो है, यानी पूर्णता की जो फीलिंग होती है वो बहुत जल्दी आ जाती है। तो स्लो भोजन खाना बहुत इंपॉर्टेंट है और आराम से याद में रहकर खाना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन आजकल लोगों के पास समय नहीं होता, समय नहीं है, जल्दी जल्दी खाते रहेंगे। अब आप एक बात बताइए, अगर हमारे पास अपने लिए हम अर्न क्यों करते हैं? आज हम इसलिए तो करते हैं ना कि हम 2 पल की रोटी सुख और चैन से और वही नहीं खाते हैं। और अगर हम सुख और चैन से भोजन नहीं खाएं तो फिर हमारे कमाने का क्या फायदा? आजकल हम यही कहते हैं कि खाने का भी टाइम नहीं है। जी, खाने का भी टाइम नहीं है, ऐसे तो ये तो गलत है ना। ये हमारे अपने ऊपर ही हम अपने आप को ये व्यंग कस रहे हैं कि जिस चीज के लिए तू कमा रहा है या जिस चीज के लिए तू अर्न कर रहा है या भाग रहा है, वो अगर तेरे पास आराम से खाने का समय नहीं है तो ये तो हमारे ऊपर ही धिक्कार है। हमने पिछले एपिसोड में भी देखा था कि थॉट्स में हीलिंग पावर होती है, तो क्या पॉसिबल है कि जो हार्ट पेशेंट है वो थॉट्स पावर से कहीं ना कहीं अपने हार्ट की प्रॉब्लम को क्योर कर सकता है? देखिए, इसको 2 पर्सपेक्टिव में आप लीजिए जी। सबसे पहले जब हम डाइट की बात कर रहे थे तो एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमारा शरीर जो है वो 2 पार्ट से बना हुआ है। हम हमेशा ह्यूमन बींग्स कहते हैं या साइकोसोमैटिक कहते हैं। ह्यूमन बींग्स अर्थात ह्यूमन, ये जो बॉडी है हमारी, जिसके लिए भोजन बहुत इंपॉर्टेंट है, और बीइंग जो हमारी साइकी है, जो हमारे शरीर को चलाती है या हमारे उसको गवर्न करती है। तो भोजन के रूप से एज अ कार्डियोलॉजिस्ट अगर मैं आप सब लोगों को बताना चाहूँ कि हमारे भोजन के अंदर फ्रूट्स और वेजिटेबल की मात्रा बहुत ऑप्टिमम होनी चाहिए। हम लोगों को
भोजन के आधे से 1 घंटा पहले फ्रूट्स का सेवन ज़रूर करना चाहिए। आइडियली तो रिकमेंडेड है 5 सर्विंग्स हमारी फ्रूट्स की होनी चाहिए, लेकिन 5 नहीं भी हो तो कम से कम 1 या 2 सर्विंग जो भी सीजनल फ्रूट है अगर हम उसको खाते हैं तो हमारे डाइजेशन के अंदर हमें बहुत हेल्प करता है। भोजन से पहले अगर हम आधा से 1 गिलास पानी पिएं तो वो हमारे पेट को सैचुरेट करता है, और जो भोजन हम अगर 4 रोटी खाना चाहेंगे तो हम 2 खाकर तृप्त हो जाएंगे, 2 खाना चाहेंगे तो हम 1 खाकर तृप्त हो जाएंगे। वैरायटी ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का हमें सेवन करना चाहिए। तेल का उपयोग कम से कम हमको करना चाहिए। तेल जितना भी हो हम रोटेट कर करें। तो हमारा सबसे यही आग्रह रहेगा कि तेल को हर महीने आप रोटेट करें। 1 महीने एक प्रकार की चीज़, दूसरे महीने दूसरे प्रकार का तेल, इस तरह यूज़ करें। घी का उपयोग कम से कम होना चाहिए। उसमें हाईली सैचुरेटेड फैट्स होते हैं, ऐसा नहीं करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें कई ऐसे अमाइनो एसिड्स हैं जो हमारे बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट हैं, उसका उपयोग ज़रूर करें, लेकिन अधिकतम मात्रा के अंदर नहीं। तेल का उपयोग उसमें हम ज़्यादा करें। एक बारी यूज़ किया गया तेल उसको हमें दोबारा नहीं यूज़ करना चाहिए। अगर करना भी चाहें तो केवल उसको सीजनिंग के लिए हमको यूज़ करना चाहिए। कम से कम उसको एक बारी तली हुई चीज़ को दोबारा तलना ट्रांस फैट्स को जनरेट करता है जो हमारे हृदय के लिए बहुत बहुत नुकसानकारक और अक्सर करके तो हम यही करते हैं, बिल्कुल करते हैं, तो इसको हमें अवॉइड करना चाहिए। हम सोचते हैं कि बल्क में खाना बन गया है, बहुत मात्रा में खाना बन गया, तो हम इस ऑयल को क्यों वेस्ट करें? हम इसमें दोबारा से जो है तलना स्टार्ट कर देते हैं। एक आम व्यक्ति के लिए 2 से 3.5 लीटर के बीच में पानी जो है अकॉर्डिंग टू हिज हेल्थ, उसके स्वास्थ्य को देखकर वो हमें उपयोग करना चाहिए। अंकुरित फूड जो होता है, स्प्राउटेड ग्रेन्स, ये हमारी बॉडी के लिए बहुत हेल्पफुल होता है जी। और कहा गया है कि भोजन का मैक्सिमम अमाउंट जो होता है वो मॉर्निंग ब्रेकफास्ट और आफ्टरनून के अंदर होना चाहिए। इवनिंग मील्स 8 बजे से पहले लाइट भी होनी चाहिए और 8 बजे से पहले खत्म हो जानी चाहिए। 8 बजे से, क्योंकि उसके बाद कोई भी भोजन का सेवन किया गया है वो हमारे बॉडी को नुकसान ज़्यादा पहुँचाता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बेसिक इंफॉर्मेशन है डाइट के बारे में। तो जिस तरह शरीर को भोजन की आवश्यकता होती है उसी तरह हमारे माइंड को भी भोजन की बहुत आवश्यकता है। और माइंड का भोजन क्या होता है? वो होता है पॉजिटिव थिंकिंग एंड पॉजिटिव थॉट्स। आजकल जैसे आप बता रहे थे कि लोग जल्दी में भोजन का सेवन करेंगे, वो क्यों होता है? क्योंकि हर व्यक्ति के जीवन के अंदर तनाव एक अभिन्न अंग बन चुका है। स्ट्रेस के अंदर वो रहता है, स्ट्रेस के अंदर वो भोजन पकाता है, स्ट्रेस के अंदर वो सारी चीज़ों को करता है। जब वो स्ट्रेस के अंदर ही आप देखो, अगर कोई गृहिणी है वो भोजन पका रही है, वो बहुत स्ट्रेस के अंदर है, या किसी नौकर के द्वारा हम भोजन बनवा रहे हैं, तो क्या होगा? अगर गुस्से के अंदर भोजन बनाया जाएगा तो जब वो भोजन बना रहा होगा वो अपने स्ट्रेस को या अपने गुस्से को उस भोजन के अंदर मिलाकर किसको खिलाएगा? आपको खिला देगा। जैसा अन्न वैसा मन, जैसा अन्न वैसा मन, ये नेचुरल बात है। तभी आप देखिए कि जिस भोजन को हम परमात्मा की याद में खाते हैं उसको हम कहते हैं प्रसाद है ना? जब भोग लग गया तो ये प्रसाद है, मंदिर में या कहीं जाके वो प्रसाद बन जाएगा। तो वही प्रसाद घर में क्यों नहीं बन सकता? वो केवल हमारी सोच के ऊपर डिपेंड करता है। जब हम होटल में जाएं, हम बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में जाएंगे, आप देखेंगे ना वहाँ गुस्से में वो खाना पका रहे होंगे, अंदर जाके आप किचन की हालत देखिए। बाहर तो बड़ी सुंदर रूप से आपको सज होकर आएगा, लेकिन अंदर जाएंगे तो चीख मच रही होगी वो, क्योंकि भोजन के अंदर जो वाइब्रेशंस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट कार्य करते हैं। ना केवल भोजन बल्कि पानी के अंदर अभी आप देखेंगे एक रिसर्च हुई जिसके अंदर दिखाया गया कि हीलिंग म्यूजिक के द्वारा, साइलेंस के द्वारा पानी के भी क्रिस्टल्स बहुत सुंदर रूप से ऑर्गेनाइज हो जाते हैं। जापान में आई थिंक जापान के अंदर, बिल्कुल आपने ठीक कहा, ये जापान के अंदर बहुत सुंदर रूप से स्टडी हुई है। इसी तरह भोजन के अंदर भी जो वाइब्रेशंस हम चाहें वो हम डाल सकते हैं। परमात्मा की याद में यदि हम भोजन पकाते हैं तो वो भोजन हमको बहुत सहज रूप से लगता है। देखिए ना, हमारे अपने लेवल पर डिसहार्मनी है, अपने लिए हमारे पास टाइम नहीं है। हमारे फैमिली मेंबर्स के लेवल पर डिसहार्मनी है, उनके लिए हमारे पास टाइम नहीं है। हमारे प्रोफेशन में हम जाते हैं, वहाँ पे भी हम जल्दी में लगे रहते हैं, वहाँ पे भी हम लोग बात करने का हमारे पास टाइम नहीं है। हमारी सोशल लाइफ में भी आप देखें, बस निपटाने के लिए हम रिलेशंस की पालन करते हैं, उनके लिए भी एक्चुअल रूप से हमारे पास टाइम नहीं है। फॉर्मेलिटी समझ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी हेल्थ जो है, हमारी अपनी भौतिकता ने हमारी हेल्थ को, हमारे लाइफस्टाइल को जियोपार्डाइज कर दिया है, उसको खत्म कर दिया है। और ये हम सब लोग मूलभूत रूप से जानते हैं कि इसका कारण कुछ बाहर से नहीं है, इसका कारण केवल हमारा मन है। डाइट तो एक छोटी सी एक एस्पेक्ट है, वो तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन उसके लिए परिवर्तन सबसे पहले हमें अपनी सोच में लाना होगा। जो आप प्रिवेंशन की बात कर रहे थे, इसको हम लोग साइंस में प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन कहते हैं, यानी इवन बिफोर इमर्जेंस ऑफ रिस्क फैक्टर्स, यानी रिस्क फैक्टर नहीं रहे उससे पहले हम इसको प्रिवेंट करें। इन चीज़ों को हमें स्कूल में और बच्चों में
उनको देना जी। चाहिए। लेकिन आजकल उल्टा होता है, आजकल बच्चे जो हैं वो लगे रहते हैं, बच्चों के पास ही सबसे बढ़िया खाने को होगा, उनके पास बेस्ट भौतिकता होगी, पेरेंट्स का बच्चों के साथ इंटरेक्ट करने का टाइम नहीं है और बच्चे पेरेंट्स से दूर होते चले यस यस यस। आप, मेरे को याद भी आ रहा है, आपने पिछले एपिसोड्स में मेडिटेशन की बात की थी और हीलिंग की बात की थी, और अभी भी आप ये बात कर रहे हैं। क्या उस टेक्निक को मैं अपने जो शरीर की डिजीजेज हैं उसको क्योर करने के लिए इस्तेमाल कर सकती हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं आप। देखिए, मेडिटेशन जो है वो एक हीलिंग प्रोसेस है जी। और मेडिटेशन अलग अलग प्रकार से बताई भी गई हैं, लेकिन मेडिटेशन जो है आज साइंस कहती है कि जब आप मेडिटेट करते हैं तो आपका सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक जो आपके शरीर को गवर्न करता है, अगर जनरल लैंग्वेज में मैं बताना चाहूँ, वो बैलेंस हो जाता है। आपका ओवर रिएक्शन जो है, नेगेटिव हार्मोन्स जो हैं वो डिप्लीट होना चालू हो जाते हैं और पॉजिटिव हार्मोन्स और पॉजिटिव साइटोकाइन्स एंड इंटरल्यूकिन्स जो हैं, जो बॉडी को एनर्जाइज करते हैं, उसकी रेजिस्टेंस पावर को बढ़ाते हैं, वो इंक्रीज होना चालू कर देते हैं। यानी फाइटिंग कैपेसिटी जो है बॉडी की, रेजिस्टिव कैपेसिटी जो है वो बढ़ जाती है। तो नेचुरली अगर हमारी सोच सकारात्मक होती है, यदि हमारा यथार्थ रूप से मेडिटेशन हम लोग करते हैं, कि मेडिटेशन इस तरह आप मत लीजिए कि मेडिटेशन में 2 घंटे कर लिया या आधा घंटा कर लिया। हमारा ये स्ट्रांगली मानना है कि मेडिटेशन इज अ वे ऑफ लाइफ। जो व्यक्ति मेडिटेशन करता है उसके जीवन के द्वारा हर पल जब वो कार्य कर रहा है, वो नेचुरली उन टैलेंट को या उन चीजों को वो एग्जिबिट करेगा और एग्जेम्पलीफाई करेगा, वो उसके जीवन से झलकेंगी जी। तो ये एक इतनी सुंदर प्रक्रिया है कि इट इज अ वेरी गुड एंड यूजफुल एडजंक्ट टू मेडिकेशन ऑल्सो। अब तो स्टडीज भी हमारे यहाँ से भी आई हैं, स्टडीज इस पे दिखाया गया है कि मेडिटेशन हैज अ सिग्निफिकेंट रोल इन halting and also to some extent reversing the coronary artery disease also। और ये ना केवल हार्ट की बीमारियां, कोई भी बीमारी में आप लीजिए, आपका मन अगर स्वस्थ है, अगर उसके अंदर हीलिंग एनर्जी और पावर है, तो आप देखिए बीमारी का जो क्योर है वो बहुत फास्ट होता है, उसकी हीलिंग कैपेसिटी जो है वो बहुत स्ट्रांगली बढ़ती चली है। लेकिन आजकल एक जो चीज चली है, मोबाइल फोन्स। मोबाइल फोन्स का हम देखते हैं कहीं ना कहीं बड़ा इम्पैक्ट रहता है, क्योंकि हम उसे सुनते हैं और अक्सर करके जो हमारा जेंट्स है उसको पॉकेट में डाल के रखते हैं, और मैंने कहीं सुना था कि मोबाइल फोन्स का भी हार्ट पे इम्पैक्ट आता है यदि हम उनको पॉकेट में रखते हैं। तो क्या ये बात सही है? देखिए, मोबाइल फोन पे काफ़ी ज़्यादा स्टडीज़ हुई हैं जी, लेकिन अभी तक आज दिन तक कोई स्टडी ने कंक्लूसिवली प्रूव नहीं किया है कि ये हार्मफुल है। लेकिन एक बात डेफिनेटली मान्य है कि अगर हम ज़्यादा मोबाइल का उपयोग करते हैं तो उसके अंदर जो नेगेटिव एनर्जी निकलती है, जो वाइब्रेशंस निकलती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो निकलती हैं, वो हमारे कान के सुनने की शक्ति को डेफिनेटली क्षीण करती हैं, उसको कम करती हैं। और क्या है कि आप देखिए आजकल एक नई बीमारी आ गई है जिसको कहते हैं मोबाइल एडिक्शंस ऑल्सो। ये एक अलग साइकोलॉजी के अंदर ब्रांच हो गई है। आप इसको अगर हम एक्सप्लेन भी करना चाहें कि आज से करीब 10-15 साल पहले आप देखें, जो मोबाइल फ़ोन जब लॉन्च हुआ था तो सिंपल मोबाइल फ़ोन केवल बात करने के लिए शॉर्ट में बात करते थे और वो मोबाइल फ़ोन बंद करके रख दिया जाता था। लेकिन समय बीतता गया तो उस मोबाइल फ़ोन के अंदर नई नई एप्लीकेशंस डाली गई, जो मोबाइल फ़ोन, एक बड़ा मोबाइल फ़ोन का रूप जो है एक स्मार्ट मोबाइल फ़ोन के रूप में ले लिया। और उस स्मार्ट मोबाइल फ़ोन के अंदर फेसबुक आया, ट्विटर आया, सोशल मीडिया आया, व्हाट्सएप आया, इंटरनेट आया, सब कुछ आ गया। लेकिन धीरे धीरे मोबाइल फ़ोन की बैटरी लाइफ को क्या हुआ, बैटरी लाइफ उसकी कम होती चली गई, यानी उसके अंदर एनर्जी कम होती चली गई। इसी तरह आज ह्यूमन बींग्स भी जो है ना, उन्होंने अपने आप को इन मोबाइल का संसाधन लेकर अपने आप को स्मार्ट तो बहुत बना लिया, लेकिन स्मार्ट के साथ साथ जो उसकी ट्रू एनर्जी थी वो हमने खत्म कर दिया। तो हमारी जब एनर्जी खत्म होती चली जाती है तो नेचुरली क्या होगा ना कि हम लोग इसको एक एडिक्शन के रूप में हमने ले लिया। 24 घंटे आप देखेंगे, अगर हम नहीं भी होगा, 1 मिनट के लिए भी अगर मोबाइल फोन नहीं बचेगा तो हम चेक करने लग जाएंगे, करते हैं कि क्यों नहीं बजा। तो ये बीमारी का रूप नहीं तो और क्या है? एडिक्शन। इट इज एडिक्शन, इट इज डेफिनेट एडिक्शन। आपका मन बेचैन हो रहा है उसके बिना, तो ये क्या है? दिस इज डेफिनेट एडिक्शन। और दे हैव अ सिग्निफिकेंट एसोसिएशन नॉट ओनली विद हार्ट डिजीज, बट कहीं ना कहीं हमारे हर बीमारी के साथ ये रूप ले सकता है, उसके अंदर कंट्रीब्यूट कर सकता है। तो अभी चलते चलते आप जो हमारे हार्ट के पेशेंट्स हैं उनको आपने हेल्थ के बारे में तो बताया ही कि क्या उनको अपना डाइट में लेना चाहिए, पॉजिटिव पावरफुल थॉट्स लेना चाहिए, और इसके अलावा भी और वो क्या सोचें दिन भर, वो क्या सोचें 1-2 मिनट भी, कि उनको हीलिंग होने लग जाए, जो उनकी ब्लॉकेजेस हैं आर्टरीज में वो क्योर होने लग जाए। देखिए, बीमारियां तो बढ़ रही हैं और अगर हम इसका रोकथाम करना चाहते हैं तो हमें रूट कॉज पर सबको स्ट्राइक करना होगा। तो डाइट, स्वस्थ भोजन
शरीर के लिए भी और मन के लिए भी। ये आज हमने केवल भोजन की बात की, तो मैं इसी का मैसेज दूंगा। एक्सरसाइज और रेस्ट की हम आगे बात करेंगे, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्वस्थ भोजन जिस तरह हम शरीर को खिलाते हैं, जैसे हमने आपको बताया, उस तरह का भोजन पका कर खाएं, लेकिन मन को भी खुश रखें। मन को भी चिंताओं से मुक्त रखें। केवल खुशी हर एक को दें और हर एक से खुशी लें। सकारात्मक विचार अपने मन के अंदर लाएं। नेगेटिव थॉट्स जो हैं हमारी एनर्जी को डिप्लीट करते हैं। चाहे हम कितना भी मेडिटेशन करें, लेकिन यदि हमारे मन के अंदर नेगेटिविटी है, हमारे दिल के अंदर नेगेटिविटी है, तो कहीं ना कहीं हम लोग अपनी एनर्जी को खत्म कर कर हीलिंग पावर को डिप्लीट करते चले जाते हैं। मेरे ख्याल से इस बीमारी पे डेफिनेटली जीता जा सकता है, इस पे कंट्रोल किया जा सकता है, इस बीमारी की रोकथाम की जा सकती है। और इन सब चीज़ों का आरंभ कोई भी उम्र से, बच्चों से ही हमें स्टार्ट करना होगा, स्कूलों से हमें स्टार्ट करना होगा। अपने घर में बैठे बच्चों को ये चीज़ सिखानी होगी कि इस तरह हमको ये डाइट खानी है और खुद खाकर हमको ये करना होगा। जी। पहले हम खाते थे नेचुरल वेजिटेबल्स, अब क्यों नहीं खाते हम? यस। अच्छी सोच पहले हम रखते थे, आज हम क्यों नहीं रखते? जी, तो आज आपने कितना बेहतरीन तरीके से बताया हमको कि बीमारी को कहीं ना कहीं बनाने वाला भी मैं हूँ, तो उसे ठीक करने वाला भी मैं ही हूँ, जो कि आपने बताया कि कैसे है मेरे पास। यस। बीमारी से यदि मैं ऊपर उठ जाता हूँ, वो भी अपनी सोच से, सकारात्मक सोच से, तो मैं वो बीमारी भी ठीक कर सकता हूँ। और कहीं ना कहीं थॉट्स के साथ साथ मुझे अपने जो ईटिंग हैबिट्स है उसको सुधारना बहुत ज़रूरी है। आज आपने इतनी डेप्थ में हमको बातें बताई हैं और शेयर की हैं। आपका आज के इस एपिसोड में तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अगले एपिसोड में हम एक और टॉपिक को लेकर के फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार। ओम शांति।